पहले फेज में पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। यूं तो हर सीट अहम है, लेकिन सबसे हॉट सीट है कैराना, चूंकि यहां दो बड़े राजनीतिक घरानों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। एक परिवार है बाबू हुकुम सिंह का, जिससे मृगांका सिंह बीजेपी से प्रत्याशी और यहां से चुनाव लड़ रही हैं। दूसरा परिवार है मुनव्वर हसन साहब का, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हैं और उनके जो बेटे हैं नाहिद हसन, वो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे। हालांकि एक मामले में उनको जेल भेज दिया गया है और ऐसे में उनकी बहन इकरा लंदन से यहाँ लौटी हैं और अपने भाई के लिए डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं। पूरी कोशिश कर रही हैं कि चाहे जैसे भी हो साइकिल कैराना में बड़ी स्पीड से दौड़ जाए। खास बातचीत करने के लिए इकरा हसन जी हमारे साथ हैं। इकरा जी, बताइए कि चुनाव चूंकि जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, कितना माहौल आप अपने पक्ष में मान रही हैं कि ये चीजें बदलती नजर आ रही हैं? जी, बहुत जैसे जैसे चुनाव नज़दीक हो रहा है और अब अंतिम दौर में ही आ गया है, तो काफ़ी उत्साह है लोगों में और बस अब इंतज़ार कर रहे हैं 10 तारीख आने का और वोट देने का सभी। अच्छा, एक चीज़ ये देखी जाती है कि बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर आ रहे हैं और पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ऐसे में आप अभी एक बात कह रही थी कि सिर्फ मैं हूँ और मेरा ख्याल रखिए, तो आपको लगता है कि इतने बड़े नेता उनसे किस तरीके से लड़ पाएंगे? ये कैराना के लिए गौरव की बात होगी कि उनकी बेटी अगर गृह मंत्री जी को हरा देगी, तो मुझे लगता है कि पूरा कैराना की जनता मेरे साथ रहेगी, अपना आशीर्वाद देगी और सहायता करेगी कि हमारी लड़ाई मजबूती से मैं लड़ूं और जीतने का काम करें हम सभी। अच्छा, अभी आपने गृह मंत्री की बात कही अमित शाह की, तो आप मृगांका सिंह से कोई अपना चुनाव नहीं मान रही? जी नहीं, हमारा चुनाव जैसा आपने कहा हॉट सीट है। हॉट इसलिए है क्योंकि पूरी मशीनरी यहाँ पर लगी हुई है भाजपा की, तो इसलिए हमारा चुनाव यहाँ के प्रत्याशी से नहीं है, केवल पूरी भाजपा की मशीनरी से है। अच्छा, एक चीज़ और ये बताइए कि आप देख रहे हैं कि जो कैराना पलायन का मामला है वो हमेशा चुनाव में उठता रहता है। पिछली बार की कैराना से पलायन हुआ, इस बार ये कि जो लोग कैराना से पलायन करके लौट गए थे वो लोग वापस लौट आए हैं। तो बिल्कुल हॉट सीट तो यह है, लेकिन कैराना का मुद्दा भी तो पूरी तरीके से हॉट है इस वक्त। देखिए, हॉट ना तो पहले था ना अब है। पहले इन्होंने 2017 में पूरा चुनाव इस मुद्दे पर लड़ने की कोशिश करी थी और तब कैराना की जनता ने इस मुद्दे को नकारा था, क्योंकि ज़मीन पर ये कोई मुद्दा है ही नहीं। ये सिर्फ बीजेपी के आईटी सेल के लिए मुद्दा है। बीच में जो 5 साल थे उसमें ये भूल गए इस मुद्दे को बिल्कुल ही। अब दोबारा चुनाव आ गए हैं क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया है, तो इन्हें अपना वही प्रोपेगेंडा वाला मुद्दा पलायन का याद आ गया है और उसी पर ये चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है और काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अभी आपने वहाँ पर एक बात कही थी कि हर चुनाव के अलग मायने होते हैं। इस चुनाव के आपकी नज़र में क्या मायने हैं? ये चुनाव विकास के लिए है और जो भी सभी वर्गों का जो अपमान इस भाजपा की सरकार ने करने का काम किया है, उसका जवाब देने का ये चुनाव है। तो मुझे नहीं लगता जनता चूक करेगी इस बार। बीजेपी ये कह रही है कि तीनों सीटों पर हम कब्जा कर लेंगे, चाहे थाना भवन की बात हो, चाहे शामली की हो, चाहे कैराना की हो। आप लोगों का क्या लग रहा है कि पहले 2 थी, इस बार बीजेपी की 3 हो जाएंगी या फिर कोई भी सीट नहीं रह पाएगी? देखिए, बीजेपी को पहले ही ठंड लग रही है इन सीटों पर और ठंडी रही। मुख्यमंत्री जो जिक्र कर रहे हैं, जी जी जी, गर्मी है यहाँ पर भाईचारे की और गठबंधन की, और बीजेपी तो ठंडी ही रहेगी यहाँ पे। कैराना कोई मुद्दा नहीं बनेगा। मुजफ्फरनगर का भी जिक्र कर रहे हैं। एक सवाल मेरा ये है कि आपको लगता है कि ध्रुवीकरण पर यहाँ का चुनाव होता है, क्या इस बार भी ऐसा हुआ या चीज़ें 2017 और 2000 के बाद की जो बदली हैं? देखिए, कोशिश कर रहे हैं ये बीच बीच में। इनका जो आईटी सेल है बहुत ही एक्टिव है और वो कोई ना कोई रोज़ाना वीडियो डालते हैं, यही डिवाइसिव पॉलिटिक्स जो है इनकी, उसके ऊपर ध्रुवीकरण करने के ऊपर। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, इनको भोग चुकी है, ऊपर भी नीचे भी डबल इंजन को दोनों को देख लिया है। तो अब जनता इनकी नीतियों को समझ चुकी है। काम इन्हें करना नहीं है, सिर्फ 4-5 जो इनके पूंजीपति हैं उनके इन्हें जेबें भरनी है। तो अब जनता इनके इन ढसोकलों में नहीं आएगी। आप पब्लिक के बीच जा रही हैं, क्या कह के वोट मांग रही हैं? क्या आप एक उम्मीद की किरण दिखा रही हैं? थोड़ा सा ये और बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा है हमारे क्षेत्र के लिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या फिर एम्प्लॉयमेंट हो। एम्प्लॉयमेंट भी एक बड़ा मुद्दा है। और दूसरी बात, जो इतनी बदनामी इन्होंने हमारे क्षेत्र की करी है कि अब कोई भी यहाँ आने से भी सोचता है कि कैराना क्या जगह है, तो उसका जवाब देने का काम हम लोग करेंगे। और एक और मुद्दा जो किसानों का है, किसान एकता ने जो अपना जोर बॉर्डर पर दिखाया, जिसके बिना पर इन्हें फिर अपने कानून वापस लेने पड़े, तो ये किसान आंदोलन से हमारा ध्यान भटकाने के लिए ही इन्होंने ये पलायन का खोखला मुद्दा दोबारा हटाया है। लेकिन ये जो ज़मीनी मुद्दे हैं ये जनता के दिलो दिमाग में बस चुके हैं अब, और जनता उन्हीं के दम पर इन भाजपा की सरकार को जवाब देने का काम करेगी। एक बात कही जाती है, कैराना यानी बाबू हुकुम सिंह, कैराना यानी चौधरी मुनव्वर
हसन साहब, लेकिन ये भी तो कहा जाता है कैराना यानी मुकीम काला, हालांकि उसकी जेल में हत्या हो चुकी है। आपको नहीं लगता कि दामन पे इस तरीके के दाग दिए गए थे जिसकी वजह से कैराना बदनाम हुआ, पलायन का मामला उठा, चाहे कैराना पलायन की बात हो चाहे कांधला पलायन की बात हो? देखिए, पलायन हुआ ही नहीं है और क्रिमिनल कहाँ नहीं है। देश में अगर लॉ एंड ऑर्डर है तो वो पूरे देश के लिए प्रॉब्लम है, पूरे स्टेट के लिए प्रॉब्लम है। क्रिमिनल्स कहाँ नहीं होते हैं? क्रिमिनल्स किस कम्युनिटी में नहीं है, आप बताइए मुझे। किसी एक कम्युनिटी को या किसी एक क्षेत्र को इतना बदनाम करना उसके एक आधे क्रिमिनल के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता ये सही है। पूरे क्षेत्र के लिए सही नहीं है ये। जो बाकी लोग वहाँ पे रहते हैं उनके डेवलपमेंट का क्या, वो भी तो सरकार को ही सोचना पड़ेगा। तो दिल्ली से काफी नजदीक है, आपको लगता है जहां कैराना या शामली होना चाहिए था वहां नहीं है? वजह उसके पीछे की? जी बिल्कुल, यही वजह है क्योंकि भाजपा ने लगातार बदनाम करने का काम किया है। दिल्ली से यहाँ की दूरी सिर्फ 2 घंटे की है, अगर हम और पानीपत से तो आधा ही घंटा दूर है। तो यहाँ पर भी इंडस्ट्रीज़ लग सकती थी, यहाँ पर भी डेवलपमेंट उस तरीके से हो सकता था, पर प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहता क्योंकि इतना बदनाम इस शहर को कर दिया है भाजपा ने, खास तौर पर पहले भी और अब भी। ये ना तो खुद कोई काम करते हैं, ना खुद कोई डेवलपमेंट का काम करते हैं, और जो बाकी जगहों से हो सकते हैं उन पर भी इन्होंने बदनाम करने की वजह से रोक लग गई है उन पर भी। एक आखिरी सवाल मेरा है कि नाहिद हसन पहले भी विधायक थे, इस बार भी विधायक जीते हैं, तीसरी पारी वो एक तरीके से खेलने जा रहे हैं, लेकिन कई इलाके की ऐसी सड़कें हैं जो टूटी पड़ी हैं, तो लोग ये भी तो कहते हैं कि उन्होंने विकास नहीं कराया, तो उसके पीछे की क्या वजह है? जी, उन्होंने विकास कराया है। जो विकास की योजनाएं होती हैं, जैसे समाजवादी सरकार में लोहिया योजना होती है, जनेश्वर मिश्र होती है, तो वो योजनाएं सरकार के साथ आती हैं। एक एमएलए का जो फंड होता है वो बहुत ही कम होता है, 1.5 करोड़ रुपए का फंड आता है, जिसमें जितना प्रयास हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये बांट के देना पड़ता है। और जो बड़े पीडब्ल्यूडी की जो रोड्स हैं, जो आप मेन रोड्स की बात कर रहे हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, स्टेट गवर्नमेंट हमारी नहीं है। तो अगर आप मुद्दों की बारीकियों तक जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि विपक्ष का जो विधायक होता है उसके हाथ में सिर्फ अपना फंड होता है। वो फंड आप यहाँ के 130 गांव हैं हमारे इलाके में, आप किसी भी गांव में जाकर देख लीजिए, आपको मेरे भाई के नाम का पत्थर ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने काम किया है। काम बांट के करना होता है सारी जनता का। हम भाजपा की तरह डिवाइसिव पॉलिटिक्स तो करते नहीं है कि हम सिर्फ एक ही बिरादरी का, एक ही कम्युनिटी का काम करें, हमें सब में करना पड़ता है, तो वो थोड़ा थोड़ा ही हो पाता है। और इससे पहले जब समाजवादी की सरकार थी, उसमें मेरे भाई जब विधायक थे तो उन्होंने 436 करोड़ का काम कराने का काम किया था यहाँ पर, और भी बहुत से विकास के काम कराए थे। लेकिन आप एक चीज़ तो देख रही हूँ कि चुनौतियाँ कम नहीं हैं, आपको भी लंदन से यहाँ आना पड़ा कि कैसे भी हो भाई को चुनाव जिता दिया जाए। कितना आप मान रही हैं कि कांटे हैं रास्ते में, या बिल्कुल क्लियर है सड़क कि साइकिल स्पीड से दौड़ती चली जाएगी और कमल मुरझा जाएगी? देखिए, जब चुनौती होती है जीत का मज़ा भी तभी आता है। तो चुनौती है और हम लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह जीतेंगे भी। मैं लंदन से अभी नहीं आई हूँ, मुझे 1 साल हो गया है जनता के बीच में रहते हुए, घूमते हुए, तो इसीलिए जनता ने मुझे एक्सेप्ट भी कर लिया है। अगर मैं अभी आती तो कोई मुझे एक्सेप्ट भी नहीं करता, क्योंकि मुझे जानने पहचानने में ही टाइम लग जाता। ये काम भाजपा के प्रत्याशी का है, वो जनता के बीच में है ही नहीं, उसी की वो उन्हें दिक्कत अब भोगनी पड़ रही है। नाहिद हसन चुनाव जीते, कैराना के लिए क्या सोचा? जैसे आप कह रहे हैं गठबंधन मजबूत है और गठबंधन की सरकार बनती है, तो कैराना के लिए ऐसा क्या आपने सोचा है कि इसकी तस्वीर बदल जाए? देखिए, अखिलेश यादव जी जब 2017 में यहाँ आए थे तो यहाँ पर ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है ये उनके आगे हमने रखा था, और वो तब वादा कर गए थे एक इंडस्ट्री का यहाँ पर, क्योंकि उन्हें पता चला कि यहाँ के बहुत से लोग पानीपत जाते हैं, तो हम वो जो वादा है हम उसे पूरा करने का पूरा काम करेंगे। आखिरी सवाल, क्या वाकई बेटियां सुरक्षित हैं यूपी में? सरकार कह रही है बेटियों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा जितनी हमने की कोई नहीं कर पाया। इस सरकार में तो बिल्कुल भी नहीं। इस सरकार में सुरक्षित तो छोड़िए, उनका शव भी सुरक्षित नहीं है, जो अपने घर वालों को नहीं मिल पाया। हाथरस की मैं बात कर रही हूँ। तो इस सरकार के तो कारनामे अलग ही रहे हैं, और उसी का जवाब जनता खुद दे देगी उनको 10 तारीख को। सियासत की गलियों में आप बचपन यहाँ खेली पड़ी बड़ी हैं, आपके पिता कितने बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, आपको लग रहा है इतने बड़े दिग्गज नेता पूरी तरीके से घेराबंदी कर रहे हैं, क्या आसानी से उस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे? जी, मैं जिनकी बेटी हूँ उन्होंने ये काम काफ़ी बार करके दिखाया है, तो हम भी उन्हीं के कदमों पे चलकर ये काम करके दिखाएंगे, और
लड़ने का काम करेंगे। कोई घबराहट नहीं है, कोई डर नहीं है, चुनौती है और चुनौती ही मानकर लड़ रहे हैं, लेकिन जीतेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए इकरा हसन हमारे साथ थी, सीधा कह रही हैं कि चुनौतियां कम नहीं हैं, लेकिन मजबूती से लड़ेंगे और चुनाव जीत कर दिखाएंगे। हालांकि देखना यह होगा कि 10 मार्च को जो चुनावी नतीजे हैं वो किसके पक्ष में आते हैं, लेकिन इतना साफ है कि कैराना की जंग वाकई पूरे यूपी के लिए दिलचस्प बनी हुई है और पूरे यूपी की नजरें इस हॉट सीट कैराना पर टिकी हुई हैं कि आखिर कैराना का किंग कौन बनेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, कैराना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।